आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिटेलर्स ट्रैप पर। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे ट्रेड द ट्रैप पर आपके सेशन करने के लिए। तो ये उसका पहला सेशन है कि रिटेलर ट्रैप या ट्रेड द ट्रैप को आप कौन कौन सी कंडीशन में ट्रेड करते हैं और कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, पहचान कैसे होगी कि बायर्स ट्रैप है या सेलर्स ट्रैप है। जैसे कई एक तरीके के ट्रैप इंट्राडे में बनते हैं। बायर्स ट्रैप बनता है सर, सेलर्स ट्रैप बनता है। अब बायर्स ट्रैप कौन कौन से होते हैं? नियर बाई स्विंग लो का लिक्विडिटी बायर्स ट्रैप है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, कोई ब्रेकआउट हुआ है वो एक बायर ट्रैप है, फेक ब्रेकआउट जो होता है। ब्रेकडाउन एक सेलर ट्रैप है। एक कंसोलिडेशन रेंज बायर और सेलर दोनों का ट्रैप होता है। तो कई सारे ट्रैपिंग के स्ट्रक्चर बनते हैं एक एक करके, जिनको हमको सीखना होगा। जैसे अगर आज इंट्राडे का ही एक सिंपल एग्जांपल ले लिया जाए तो ट्रैप कहते किसको है, पहले तो उस बेसिक को समझ लीजिए। देखिए, ट्रैप को अगर आपको एक डेफिनेशन के थ्रू समझना है ना, तो मैं बस आपको एक लाइन बोलूंगा। टेक्निकल्स के जितने टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, और जो इनिशियल ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर बाजार में है, वो जहां पर गलतियां कर रहा है, और जो ट्रेडर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो जहां पर गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को जब आप आइडेंटिफाई करने लगे और ऑपरेटर की गतिविधि को पहचानने लगे उसके साथ, अगर इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ रखेंगे, उसी को हम रिटेलर ट्रैप बोलते हैं। ट्रेड द ट्रैप, कि सिर्फ ट्रैपिंग को ट्रेड कीजिए उस टाइम पर, ठीक है। तो कौन कौन से बनते हैं, एक एडवांस अगर मैं आपको बोलूं तो अभी बैंक निफ्टी का जैसे मैं आपको बताऊं, तो कल हम लोगों ने सेशन किया कि बैंक निफ्टी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बैंक निफ्टी में हम लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझा क्लोज अबव क्लोज। तो क्लोज अबव क्लोज में मैंने आपको क्या बताया कि एक कैंडल के अबव दूसरा कैंडल क्लोज, तीसरा कैंडल क्लोज, लेकिन उसकी क्लोजिंग में मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ये बायर का एक स्मार्ट बाइंग बिहेवियर है कि खरीदारी बेहतर तरीके से हो रही है। अब जिन ट्रेडर्स को ये चीज समझ आती है कि जो खरीदारी है वो बहुत स्मार्ट तरीके से की जा रही है, बहुत स्मार्टनेस के साथ बाइंग की जा रही है, तो ऐसे टाइम पर जब तक वो बायर्स, जो स्मार्ट बायर्स हैं, उनके प्राइस के नीचे कोई अग्रेसिव सेलिंग आके क्लोजिंग ना कर दे, तब तक हम प्राइस में शॉर्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ये आवरली टाइम फ्रेम हुआ। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि प्राइस ये क्लोज अबव क्लोज, ये क्लोज अबव क्लोज, और इसके बाद प्राइस ने क्या किया, जब ये वाली कैंडल की क्लोजिंग दी, तो इस कैंडल और इस कैंडल के नीचे का पूरा लिक्विडिटी उठाया, जो कि इस रेंज का बाइंग रेंज था, इस रेंज के खरीदार थे सर, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी रेंज हुआ जहां से प्राइस यहां तक मूव किया। अब इंट्राडे में प्राइस क्या कर रहा है आपको, अब ये आपके लिए सबसे बड़ी डिमांड एरिया, इसको मार्क कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इंट्राडे में प्राइस क्या कर रहा है, जो 5 मिनट का ट्रेडर है, वो मॉर्निंग को उठता है, उठते ही देखता है कि प्राइस ने पहला कैंडल आपके लिए एक रेड फॉर्मेशन कर दिया। रेड फॉर्मेशन के बाद उसके लो ब्रेक हो रहे हैं। अब किसी को ब्रेकडाउन वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ब्रेकडाउन वैलिडेट कैसे करते हैं, तो ये लो ब्रेक होने पे शॉर्ट कर रहा है। कोई पहले इस कैंडल पे प्रीवियस डे स्विंग लो ब्रेक होने पे शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रिटेलर के लिए जो बहुत अच्छे से समझदार नहीं हुए बाजार में, अभी तक आपकी कंपटीशन में कहीं खड़े नहीं होते, और ऑपरेटर उनकी मनी को पूरी तरीके से वाइप आउट करने के लिए बैठा है। तो जो लोग यहां शॉर्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने ये आवरली टाइम फ्रेम का क्लोज टू क्लोज का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं है। तो जिन लोगों ने ये पहचान लिया कि सेलर तो यहां सेल कर रहे हैं, छोटे छोटे सेलर, लेकिन ये कोई बिकवाली नहीं है, पहला ही कैंडल आपको बोलता है कि ये जो रेंज है ये बाइंग रेंज है, मैंने रिसेंटली अभी आपको दिखाया। तो इस रेंज में कोई बिकवाली नहीं चल रही है जब तक परफेक्ट कोई 15-20 मिनट का प्रॉपर क्लोजिंग इस कैंडल के बिलो ना मिले, फिर उस कैंडल का रिटेस्ट होने के बाद ब्रेकडाउन ना हो, ब्रेकडाउन वैलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, तब तक हम कह ही नहीं सकते कि ये कोई बिकवाली है। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब ये छोटे लोगों का पैसा लगा शॉर्ट 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 शॉर्ट, एसएल एरिया क्या है, ये एसएल एरिया, ये एसएल एरिया। जब एक स्टॉप लॉस जाता है उसके बाद सारे एसएल हंटिंग की जाती है। तो ये स्विंग हाई एसएल गया ना, तो उसके बाद ये स्विंग हाई टारगेट, ये स्विंग हाई टारगेट। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, रिटेलर्स ट्रैप। सेलर्स जहां ट्रैप हुए, उस ट्रैपिंग को जिन ट्रेडर्स ने पहचान लिया और अपने बाइंग कॉन्सेप्ट को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बाइंग का है, जो जैसे स्मार्ट बायर्स खरीदारी कर रहे थे, उसको अवली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई कर लिया, तो जिन लोगों ने गलतियां की, उन गलतियों को पहचान कर जो पोजीशन बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड द ट्रैप। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि ट्रैपिंग को क्या हम लोग समझने, एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे अभी आप सीखेंगे। तो पहला हम लोग आज के सेशन में एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ब्रेकआउट ट्रैप। क्या समझेंगे?
ब्रेकआउट ट्रैप। अब ब्रेकआउट ट्रैप का मतलब क्या है सर? जो कि फेक ब्रेकआउट इंट्राडे में होते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, अगर उनकी पहचान आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो उससे दो काम होता है। पहला तो ये कि किसी भी फेक ब्रेकआउट होने के बाद आप पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो गलत एग्जीक्यूशन से बच जाना, पहला आपका जो सेफ्टी है। दूसरा ये कि जहां पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, अगर आप उसको पहचानना सीख गए तो उसको ट्रेड करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, कि बायर्स ट्रैप हो गए, अब जिन लोगों को एक बार जाल आपके लिए बिछाया गया और आप फंस गए सर, तो फिर आपको निकलने का मौका थोड़ी दिया जाएगा। तो बायर्स ट्रैप में एक बार जिनका ट्रैपिंग हुआ, फिर उनको बाजार निकलने का मौका नहीं देता, तो उनके एसएल एरिया क्या होंगे? स्विंग लो, सेकंड लास्ट स्विंग लो और बिगर टाइम फ्रेम का स्विंग लो, तो सारे एसएल हंटिंग की जाएगी। तो जब एक बार प्राइस ट्रैप करे ब्रेकआउट को, तो वो मोमेंटम को कैरी ऑन करना। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ट्रैप होगा कैसे, पहले तो ये समझिए ट्रैपिंग होती कैसे, किसी भी ब्रेकआउट का ट्रैपिंग कैसे होता है। ब्रेकआउट का ट्रैपिंग होता है जब कोई प्राइस ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो ना करे। अब ब्रेकआउट के रूल कौन कौन से हैं ये तो आपको पता होना चाहिए ना, कि ब्रेकआउट किन किन कंडीशन में वैलिड होता है, कि आप ये पहचान लें कि हाँ ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया, चलो इसको ट्रेड करना चाहिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? ये आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रेकआउट होता है किसी भी रेजिस्टेंस लाइन का। अब रेजिस्टेंस का क्या होता है, पहले तो ये समझिए। रेजिस्टेंस हम उस प्राइस को कहते हैं जहां पर सेलर्स अपनी एक पोजीशन को डोमिनेट करके बैठे हो, कि जहां से उन्होंने इतनी बड़ी सप्लाई दी हो कि सामने बायर्स की संख्या कम रह गई हो और उनके सेलर्स के ऑर्डर पेंडिंग चले गए हैं और प्राइस वहां से डाउनसाइड मोमेंटम कर गया हो, क्योंकि सामने खरीदार उतना रह नहीं गया तो भाव सस्ता हो गया, सेलर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच दी सर। तो जिस प्राइस पर अभी पिछली बार सेलर्स ने कोई बिकवाली की है, वही प्राइस अब आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अब वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कल कहीं से बिकवाली आई है, आज अगर वहां प्राइस पहुंच रहा है तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। अब उसके पहले आवरली टाइम फ्रेम का कोई रेजिस्टेंस एरिया पड़ रहा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी अभी मैंने एक पॉइंट आपको बोला, रिसेंट अभी अभी जहां से प्राइस गिरकर आया, अभी लास्ट टाइम, वो लास्ट टाइम जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, कि अभी अभी कहां से प्राइस करेक्ट होकर आया है। तो अभी अभी जहां से प्राइस गिरकर रिसेंट टाइम फ्रेम पर पिछले एक दो सेशन में जहां से कोई बिकवाली आई हो, पिछले एक हफ्ते या 2 हफ्ते में, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम आवरली को ट्रेड कर रहे हैं, जहां से बिकवाली आई हो, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा सप्लाई रेंज होता है, सबसे बड़ा सेलर रेंज वही है आपके लिए। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस क्या हुआ कि जहां से अभी अभी प्राइस ने कोई गिरावट किया और आप उस प्राइस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को काटने के तरीके क्या है? अगर यहां पर सेलर बैठे हैं तो कैसे इनको ब्रेक किया जा सकता है? अब बताइए, प्राइस को यहाँ पे 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 90 तक आप गिर के आ गए। अब 90 पे कोई अच्छी खरीदारी हो गई, उस बाइंग से प्राइस चल के जा रहा है इस 100 को ब्रेक करने, इस 100 के भाव को ब्रेक करने 90 की खरीदारी से। अब बायर 90 पे खरीदारी करके बैठे हैं और ब्रेक करने जा रहे हैं 100 के सेलर के प्राइस को। किसका टेरिटरी है? सेलर टेरिटरी है सर, वो सेलर का दायरा है, सप्लायर का रेंज है, और आप खरीदारी करके बैठे हैं 90 पे। तो आपकी बाइंग की एफिशिएंसी क्या 100 के सेलर को ब्रेक कर देगी? क्या नहीं कर पाएगी। इसी को हम पहला ब्रेकआउट का एक फेलियर मानते हैं, कि कोई भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को अगर निचले स्तर की खरीदारी से आकर डायरेक्टली ब्रेक करे, तो वो हमारे लिए कोई एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट का ट्रैपिंग होगा। आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई प्राइस किसी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करे बगैर वो और उस रेजिस्टेंस एरिया के पास कोई कंसोलिडेशन करे बगैर ब्रेकआउट कर देता है, तो कोई वो एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। वहां पर ट्रैपिंग की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, वही एक फेक ब्रेकआउट है। अच्छा, अब 90 रुपए की खरीदारी आपने की, अब इस 90 रुपए की खरीदारी से हुआ क्या? प्राइस गया डायरेक्टली, ये हाई ब्रेक कर गया। अरे आप 90 पे खरीद के बैठे, सेलर तो 100 रुपए पर बेचने पहले से बैठा है। तो आपका 90 रुपए का इंपैक्ट क्या कर सकता है? इस 100 रुपए के प्राइस के अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन जो सप्लायर है जब वो सप्लाई की शुरुआत करेगा, क्या प्राइस को इस 100 रुपए के ऊपर टिकने देगा, सस्टेन करने देगा? क्या नहीं करने देगा। तो जो एक एमएच्योर ट्रेडर है वो इस टाइम पर क्या गलती करता है? उसने ये 100 रुपए का बस रेंज मार करके रखा है, वो इस साइकोलॉजी से जुड़ा ही नहीं कि बाइंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इस सप्लाई को काटने के लिए चाहिए कंसोलिडेशन, 3 से 4 बार का रिटेस्ट चाहिए। डायरेक्टली आप किसी सेलर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करके जा सकते।
अब जो नया ट्रेडर है जिसने टेक्निकल अभी अभी सीखे, उसको लगता है कि बस एक लाइन ड्रॉ कीजिए, प्राइस उसको ब्रेक करेगा तो खरीदारी है, तो वो उनके लिए ट्रैप है, उनके लिए जाल बिछाया गया ये सर। इंपैक्ट बाइंग से एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना, वो भी बिना किसी बाइंग के, बिना किसी पिछली तैयारी के। आप पता है क्या कर रहे हैं, आप बटालियन 1 में बैठकर यहां पर आपका कोई बॉर्डर एरिया यहां पे है और यहां से आप अटैक करके इस बॉर्डर एरिया के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं। बैकअप आपके पास यहां भी नहीं है सर। तो इतनी दूर से अगर आप अटैक करके जाएंगे तो आप पूरे चांसेस है कि आप हारने वाले पूरी कंडीशन में, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से अगर आप डायरेक्टली जाके ब्रेकआउट करेंगे तो सक्सेस के चांसेस ना के बराबर। तो यही हमारे लिए ब्रेकआउट का फेलियर का पहला कंडीशन है कि कोई भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जाके जब ब्रेक करे तो उस पर हमको शंका करनी चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए कि ये कोई खरीदारी का अपॉर्चुनिटी नहीं है, शायद बायर्स के लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है कि जिसमें वो फंस जाए। ठीक है, तो जब आपने किसी रेजिस्टेंस को इस तरीके से पहचान लिया कि ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस हैं क्योंकि कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ उस रेजिस्टेंस के पहले, और आप वहां पे जिन लोगों ने खरीदारी की, अब आप वेट एंड वॉच। इसलिए कि वैलिडेशन जब तक नहीं होगा तब तक तो आप एंट्री नहीं करेंगे, और वैलिडेशन के पहले अगर ट्रैप हो गया तो आप वहां पे पोजीशन जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहां खरीदारी की है उनका एसएल एरिया बताइए क्या होगा। तो प्राइस क्या करता है, स्विंग लो लगाते हुए आगे बढ़ता है, सभी को पता है ना, प्राइस स्विंग लो लगाते हुए आगे बढ़ता है। तो जिन लोगों ने यहां खरीदारी की 100 रुपए के अबव, तो पहला एसएल 100 के नीचे एक सिंगल कैंडल क्लोजिंग का, दूसरा एसएल जो लास्ट स्विंग लो लगा है वो सबसे बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसके बाद ये स्विंग लो, फिर थर्ड स्विंग लो। तो प्राइस जब एक बार ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट के ऊपर रिटेस्ट के बाद अगर प्राइस जाए और इस हाई को, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले लौट आए और दोबारा ये जो स्विंग लो बनाए इसके नीचे क्लोजिंग देने लगे, या इस क्लोजिंग से पहले यहां कहीं एक इंगल्फिंग कैंडल बना दे, तो समझ लीजिएगा कि जिन लोगों ने भी यहां खरीदारी की है, सारे लोगों का पैसा अब संकट में है, वो सारे अब अपना पैसा कहीं ना कहीं गंवाने वाले हैं। कैसे गवाएंगे सर, अब डाउन साइड प्राइस दोबारा अंदर आएगा और एक मोमेंटम करेगा। क्यों, आपने सेलर टेरिटरी को डायरेक्ट एंटर किया बिना किसी तैयारी के, तो आपकी खरीदारी तो यहां है, प्राइस इस मोमेंटम में चला गया इस बाइंग से, तो बीच में कोई बड़ी खरीदारी है नहीं, तो प्राइस एक बार एंटर करेगा और बहुत एग्रेसिव डाउन साइड मोमेंटम करेगा एक अच्छे स्विंग लो तक, जहां तक कोई बड़ी खरीदारी नहीं है और जहां तक सेलर्स के जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उनके एसएल पड़े हुए हैं। ये है बायर्स ट्रैप ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट का ट्रैप आप कैसे पकड़ते हैं कि एक अनमैच्योर ब्रेकआउट जिसमें ना तो आपने कोई नियर बाई कंसोलिडेशन देखा हो रेजिस्टेंस के पास, ना आपने कोई रिटेस्ट देखे हो दो तीन अच्छे, प्राइस डायरेक्टली जाके उसको ब्रेक करे, ब्रेक के बाद प्राइस अपने जो पहला इंपैक्ट हाई लगे उसको ब्रेक करने से पहले एम फॉर्मेशन में तब्दील हो जाए, या यहाँ पर कोई इंगल्फ कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, वहां पर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको टारगेट देता है। एसएल एरिया हमारा बहुत छोटा होता है, अगर आप वहां पर एक क्रेडिट स्प्रेड का डिप्लॉयमेंट करें तो आप मान के चलिए कि आप अपनी पोजीशन को रिस्क फ्री भी बना सकते हैं विद एडजस्टमेंट, कि अगर यहां से प्राइस लौट भी गया तो भी स्विंग हाई के बाद आपके कोई घाटे नहीं जाने, कोई एक पैसा ये बाजार आपका नहीं ले जा पाएगा। अगर हैजिंग आपको नहीं आता है और अगर आप सीखने के इच्छुक है तो आप क्लासेस में आ सकते हैं। क्लासेस में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन से डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मुझे जहां तक याद है कल के सेशन में अगर आप लोग आइसर मोटर का प्राइस देखेंगे तो इसी तरीके का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट फेलियर का। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर आइसर मोटर अगर मैं लगाऊं, बहुत तरीके के ट्रैपिंग होती है उसमें, मैंने आपको एक ये सिंपल ट्रैपिंग बताया, अभी बहुत सारे ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने मॉर्निंग का ये बताया ना, ये ट्रैपिंग, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, ये तो बेसिक अभी आप एक बार समझ लीजिए कि ट्रैपिंग को आप देखेंगे कैसे, कि कहां बायर को खरीदारी कराई जा रही, कर नहीं रहे, कराई जा रही। आप बाइंग करेंगे नहीं, आपको कराई जाएगी जबरदस्ती। आप यहाँ पे सेलिंग कर नहीं रहे, आपको जबरदस्ती कराया गया। क्लोजिंग पॉजिटिव है, प्राइस न्यूट्रल है, क्लोजिंग पॉजिटिव है, प्राइस न्यूट्रल है, और उसके बाद गैप डाउन के साथ पहला कैंडल हैमर कैंडल के साथ बना रहे हैं और आपको कह रहे हैं बेचिए, तो गलती है ना सर, आप गलती कर रहे हैं इस टाइम पे। वेट एंड वॉच, बिगर टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम का जो क्लोज टू क्लोज आपने मार्क किया है, जब तक उसके नीचे की कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती, उसका वैलिडेशन नहीं होता है रिटेस्ट के बाद, तब तक तो शॉर्ट कर ही नहीं सकते। कल के सेशन में मैंने आपको बताई ये बात, शाम के सेशन में। ठीक है, तो प्राइस को अच्छे से आंकना सीखिए। वो
एनालाइज करना सीखिए कि कैसे आप प्राइस को समझेंगे, कैसे आप उसको रीड कर रहे हैं। वो चार्ट रीडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडिकेटर पे काम करना बंद करेंगे तो ये सारी चीजें कर पाइएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये आइसर मोटर का प्राइस है सर, ठीक है। अब इसके रेजिस्टेंस एरिया की मार्किंग समझिए। देखिए प्राइस ने क्या किया, इस रेंज से एक सप्लाई उठाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस रेंज से एक सप्लाई उठाई। अब इस रेंज से सप्लाई उठाने के बाद प्राइस ने क्या किया, रिटेस्ट किया और गिर गया सर। गिरते टाइम यहां से जब गिरावट हुआ तो 5233 से प्राइस ने जो लो लगा दिए 5155 के, तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो 180 पॉइंट का गिरावट है, 180 पॉइंट, ठीक है। अगर आप यहां से देखें 5230 से 5153, लगभग लगभग 80 पॉइंट का गिरावट है, 180 बोल रहा हूं सर, 80 पॉइंट का आपके सामने ये डाउनफॉल है। 80 पॉइंट्स एक अच्छा खासा गिरावट है सर, ठीक है। 1.5% के आसपास का लगभग लगभग यहाँ पे गिरावट है, अब 1.5% से ज्यादा ही है। तो जब इतना प्राइस एक करेक्ट किया है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई सेलर एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। मैंने क्या आपको रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताया, आपके लिए वही पहला रेजिस्टेंस एरिया जहां से प्राइस अभी अभी करेक्ट होकर आया है, अभी अभी गिर कर आया, वही आपके लिए पहला रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे एक डाउनफॉल किया। अब डाउनफॉल के बाद यहाँ पे कोई डिमांड एरिया रहा होगा प्रीवियस, और उस डिमांड एरिया से कैंडल ने इंगल्फ किया, कंसोलिडेशन किया और डायरेक्टली जाके ब्रेक कर दिया। अब बताइए 5100, यहाँ देखिए 5230 पर सेलर बैठे हैं, 5230 से लेकर ये 35 तक की रेंज में 5230 पर सेलर बैठा है, और आपने 5150 55 60 के पास खरीदारी करके क्या किया, डायरेक्टली 80 रुपए ऊपर बैठे सेलर को काट दिया। तो आपने इससे पहले कोई कंसोलिडेशन अच्छा नहीं किया, कोई ब्रेकआउट के लिए कोई कंडीशन नहीं बनाया, कुछ नहीं। यहां की डिमांड का इंपैक्ट ये हो गया कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चला गया है। तो ये सेलर रेंज ना, खरीदार कहां बैठे हैं, इस रेंज में बैठे हैं, यहां बैठे हैं क्या बायर, नहीं ना। तो आप डायरेक्टली कैसे एंटर कर सकते हैं। अब जो नया ट्रेडर है उसको यही रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि यही रेजिस्टेंस है, यही शॉर्ट, यही ये तो ब्रेकआउट हो गया, खरीदिए खरीदिए। और प्राइस इन्फ्लुएंस करता है ऐसे टाइम पर, लाइव मार्केट स्ट्रक्चर आपको इन्फ्लुएंस करता है। आप नहीं खरीदना चाह रहे होंगे तो खरीदारी करा देगा। कैसे, ये मोमेंटम में चल रहा होगा, आपको लगेगा 5200 था, 5 मिनट बाद ये देखिए 5220 हो गया, और 5 मिनट लगे तो देखिए मैंने अगर नहीं खरीदा तो हो सकता है 5400 हो जाए। तो इस चक्कर में ये ब्रेकआउट लोगों को बहुत वैलिड दिखता है, प्राइस को लाइव मार्केट में लोग समझने ही नहीं चाहते, ठीक है। तो उस टाइम पे आप खरीदारी करते हैं। अगर आप ब्रेकआउट वैलिडेशन और ब्रेकआउट का इस स्ट्रक्चर को ही समझ लें कि डायरेक्ट किसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर की क्लोजिंग, वहां पे शंका कीजिए, डाउटफुल होइए पहले कि खरीदारी नहीं करनी, तो आप पहले ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। तो जब आप प्राइस को दूर से देख रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को, तो आपको मौका मिलेगा सही एग्जीक्यूशन करने का। अब प्राइस ने क्या किया, पहला इंपैक्ट हाई लगाया, इंपैक्ट हाई लगाने के बाद ट्रैप, स्विंग लोज, जिन लोगों ने यहाँ एसएल डाले एक बार में गए, जिनके स्टॉप लॉस गए, प्राइस दोबारा गया। ये हाई ब्रेक करने से पहले पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया, दोबारा प्राइस इस रेंज के नीचे क्लोजिंग करे तो शॉर्ट, तो टारगेट मिलेगा। प्राइस अगर वहीं पर स्विंग हाई से पहले पहले अगर कोई इंगल्फ कर दे एक दो कैंडल को, जैसे यहाँ पे इसने किया, ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये इंगल्फिंग, देख पा रहे हैं, ये इंगल्फिंग। अब एक इस इंगल्फिंग पे जिसने शॉर्ट किया, अब आप लीजिए टारगेट। एसएल एरिया हमारे लिए बहुत छोटे हैं, टारगेट हमारे लिए बहुत बड़े। अब आपका देखिए डिमांड एरिया क्या था, वही था, प्राइस वहीं से रिकवरी कर रहा है। आपके डिमांड एरिया वैलिड है, लेकिन आपने क्या किया, सप्लाई एरिया को ब्रेकआउट डिमांड एरिया से करा दिया। अब आपको क्या करना चाहिए, इस रेंज के पास खड़े होकर यही खरीदारी करनी चाहिए। ये एक स्मार्ट बिहेवियर है बायर का, आप ये कर ही नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जाके उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो जितनी बार इस तरीके का प्राइस आपको देखने को मिले कि एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट डायरेक्टली निचले स्तर से आके प्राइस कर दिया, नियर बाय रेजिस्टेंस, ना कोई कंसोलिडेशन है, ना उसका कोई रिटेस्ट है, कुछ नहीं, अभी इंपैक्ट लो लगे थे और डायरेक्टली वो हाई ब्रेक हो गया। तो ये वी शेप जो रिकवरी हो रही है ना, इस पे डाउटफुल रही है। 90 डिग्री के एंगल का प्राइस कभी सस्टेनेबल नहीं है, कितनी बार मैंने आपको समझाया। ये अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और इस प्राइस का सिर्फ आप एंगल देखें, ऐसे इस प्राइस का सिर्फ आप एंगल देखें, क्या है, 80 to 90 डिग्री का प्राइस सस्टेनेबल होगा, कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्राइस पे हमेशा डाउटफुल रहिए कि कोई रेजिस्टेंस एरिया को डायरेक्टली ब्रेक करे। वहां पर हमको क्या अपॉर्चुनिटी देखना है, बायर्स ट्रैप बनेगा, ये है बायर्स ट्रैप, ठीक है। तो ब्रेकआउट का पहला कंडीशन आप आज के सेशन में हम लोगों ने समझा, जो कि बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, इसको ट्रेड करना भी बड़ा आसान है। प्राइस मैक्सिमम टाइम एम फॉर्मेशन में ही चेंज होता है। कई एक बार प्राइस ऐसे होगा कि हम फॉर्मेशन में बदलने से पहले एक बार में पूरा रिकवरी करे, तो वो प्राइस आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेडेबल है भी नहीं, क्योंकि एंट्री अच्छा नहीं मिलेगा ना सर। अब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस गया, फिर आया, स्विंग लो के नीचे क्लोज किया, अब इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट रखे, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है।
हम बड़े एसएल के साथ काम नहीं करते। तो प्राइस जब दोबारा रिकवरी करके स्विंग हाई के पास से रिवर्सल होगा, हाई ब्रेक करने से पहले यहां पे कोई सप्लाई रेंज दिखेगी, तो हमारे एसएल एरिया छोटे होते हैं और टारगेट बड़े होते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और प्राइस एक्शन पे आपका पकड़ बेहतर है, आप समझ रहे हैं चीजों को पहले से कि ब्रेकआउट फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है। माइंडसेट एक बार क्लियर हो गया आपका, चीजों को आपने आइडेंटिफाई सही से किया, तो आपके एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट होंगे और बड़ी क्वांटिटी में होंगे। देखिए, प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि आने वाले टाइम पर एक बिगर क्वांटिटी आप ट्रेड कर पाए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, एक दो लॉट से आपका कोई भला नहीं होना सर, ये बात समझ लीजिए। बिगर क्वांटिटी को जब आप ट्रेड करना सीखेंगे वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होंगे कि ये, हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं। तभी आप इंट्राडे में एक बड़ी क्वांटिटी के एग्जीक्यूशन के साथ जाइएगा। और दूसरों के बिड पर बिड नहीं किया जाता सर, दूसरों के भरोसे पे पैसा नहीं लगाया जाता इस बाजार में। सभी से दूर रहिए, टीवी चैनल जो भी आपको गाइडेंस, सभी से दूर रहिए। सीखने पे फोकस कीजिए, स्किल पे काम कीजिए, ठीक है, और साथ में हैजिंग कीजिए। उम्मीद है आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस सीरीज को कंटिन्यू अगर आप लगातार चाहते हो तो जितना हाईएस्ट कमेंट आप लोग ट्रेड द ट्रैप का करेंगे, तो इसके मैं 5 से 6 पार्ट करूंगा और लगभग जितने भी सेशन होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, सारे कवर करूंगा। धन्यवाद।